नमस्कार, जन सरोकार मंच पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। अ, जन सरोकार मंच ये एक ऐसा पटल है जहाँ हम ये प्रयास करते हैं कि यहाँ की जाती बातें केवल केवल बातें ही न रह जाए, कि इन संवादों, चर्चाओं से सामाजिक मानसिकता पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े और लेखक या कवि होने के साथ-साथ हमारे अतिथि बहुत अक्सर गहरी सोच रखने वाले सामाजिक शुभचिंतक भी होते हैं, जो कि अपनी लेखनी में बहुत गहरे, बहुत प्रासंगिक, कभी-कभी दुखी कर देने वाले, कभी-कभी मानवीय मानस पर ही प्रश्न उठाने को मजबूर करने वाले विषय वो उठाते हैं, अ, जो कि जो कि समाज में काफ़ी समाज में काफ़ी उम, प्रचलित अ, कुप्रथाओं और कुवृत्तियों का दर्पण के रूप में अपनी लेखनी प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारी एक अ, ऐसी अतिथि है, प्रिय लेखिका नरेश कौशिक जी, जिनका मैं जन सरोकार मंच में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत नरेश जी। नमस्ते यूरी जी। मैं जन सरोकार मंच और विशेष रूप से आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया इस मंच पर आने का। हम्म। हम ये प्रयास करते हैं कि भारत के या हिंदी भाषी जगत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सामाजिक चित्रफलक हमें देखने को मिलते रहे और हमें समाज की चेतना स्तर का अंदाजा होता रहे, और आपका परिचय देते हुए सबसे पहले ये कहना आवश्यक है कि आप हरियाणा में रहती है और उसमें वही कार्यरत है और वही रचती है, वही आपका कार्यस्थल रहा है और वही का समाज अपनिहारती आए हैं। तो थोड़ा-सा भारत से बाहर रहकर मैं अगर अपना अनुभव बताऊँ तो हर एक प्रदेश के साथ एक छवि जुड़ी होती है, एक ऐसा चित्र जुड़ा होता है मन में, जो कि वहाँ घटित हो रही प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। अ, तो हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि बहुत समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो कि महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। अ, किंतु अंतिम कुछ दशकों में कुछ ऐसे संदर्भों में हरियाणा का नाम आता है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसे महानगरी के पास हुए उससे सटे हुए होने के बावजूद कुछ बहुत रूढ़िवादी, कुछ बहुत सामाजिक दृष्टि से अमानवीय सी अ, प्रवृत्तियों के कारण अधिकतर ये क्षेत्र सुर्खियों में हमें देखने को मिलता है, जो कि मैं मानता हूँ कि केवल एक पक्ष है, निश्चय ही सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अ, समृद्धि और अच्छाई भी होगी और बहुत प्रतिभाशाली
दिल से अच्छे और कलात्मक लोग आए हैं इस मंच पर भी, जो कि हरियाणा से नाता रखते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का चित्रण करना, वो भी अपने में एक भद्रता का लक्षण है। जैसे आप हरियाणा की होकर वहीं की गहनतम सामाजिक पीड़ाओं को उठाते हैं अपनी लेखनी में, इसका मतलब है कि आप न केवल अपनी भूमि की सकारात्मक छवि बनाए रखना चाहते हैं, किंतु आप सच बताना चाहते हैं समाज को। तो मैं ये श्रेय देना चाहूँगा सभी आप जैसे लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो इन विषयों पर आवाज़ उठाते हैं। मैं किन बातों की बात कर रहा हूँ इतनी देर से, वो तो शायद हमारे दर्शकों को पता चल चुका है या पता चल जाएगा हमारे वार्तालाप के दौरान। पर सबसे पहले नरेश जी, मैं आपका थोड़ा परिचय देते हुए ये बताना चाहूँगा कि आप 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय और भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की रिपोर्टिंग का 2 दशक से अधिक का अनुभव रखती है। लघु फिल्मों में भी आपने संवाद लिखे हैं, कुछ पत्रिकाओं में आपकी कहानियाँ छपी हैं, और आपका एक अद्भुत उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है, जिस पर आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। आपकी विशेष उपलब्धियों में ये कहना उचित है कि हरियाणा में लिंगानुपात की समस्या और उसके चलते दूसरे प्रांतों से खरीदकर बहुएं लाने की कुप्रथा पर लिखी और इंद्रप्रस्थ भारतीय पत्रिका में प्रकाशित कहानी मौलकीपर, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में नाटक का मंचन किया आपने, और वरिष्ठ साहित्यकार हरियश राय द्वारा लिखित पुस्तक कहानी आज में हिंदी की 100 वरिष्ठ कहानियों की समीक्षा में बागर्त में प्रकाशित कहानी कंजिया पर वरिष्ठ टिप्पणी करते हुए लेखक ने इससे प्रेमचंद की परंपरा की कहानी बताते हुए इसकी सराहना की है। मतलब कंजिया कहानी को प्रेमचंद की परंपरा की कहानी का श्रेय मिला है, और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। तो हम आज आपके उपन्यास और आपकी कहानियों पर बात करेंगे, उन पे उठाए हुए सामाजिक विषयों पर उस सबसे पूर्व मैं चाहूँगा कि हम आपसे थोड़ा सुने आपके साहित्यिक यात्रा के बारे में, कि आपने कब और कैसे अनुभव किया था कि आपको लिखना चाहिए, कि आपको किन किन विषयों पर लिखना चाहिए, और ये लेखनी प्रक्रिया कब से और किन किन विधाओं में, कि किन किन परिस्थितियों में चलती आ रही है। तो जो कुछ आप उचित समझे अपने बारे में बताइए कृपया। यूरी जी, जहाँ तक कहानी लिखने की शुरुआत का सवाल है या कलम उठाने की शुरुआत का सवाल है, तो उससे पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि मुझे कहानी लिखने से पहले कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, बचपन से ही। यहाँ तक कि जो लिफाफे, पहले कागज़ के लिफाफे आते थे, कोई भी सामान आप दुकान से लेने जाते हैं तो वो कागज़ के लिफाफे में आपको देता था दुकानदार।
तो उस पर जो भी छपा होता था, कहानी होती थी, कोई लेख होता था, तो उसको लिफाफे को बड़े सावधानी से खोलते थे कि वो फट ना जाए, और उसके बाद उसको जो भी उसमें छपा होता था वो सब पढ़ डालती थी मैं। और कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था मेरी लाइफ में। शायद कहानी का जो बीज बोया गया वो मेरी जो बचपन में जिन दादी नानी से हम कहानियाँ सुनते थे वहाँ से शुरुआत हुई। तो मुझे जरा सा भी अगर पता चल जाता कि फला व्यक्ति को या फला महिला को कहानी सुनानी आती है, तो मैं उनसे एकदम उनके हाथ पैर पकड़ लेती थी कि आप मुझे कहानी सुनाइए। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद नंदन, चंपक, ये जो बच्चों की मैगजीन्स आती हैं, उनको पढ़ पढ़ के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। पहली तो ये कि कहानीकार लिखते कैसे, कहाँ से उनके पास आइडियाज़ आते हैं, ये बड़ा हैरानी होती थी उस समय पे कि लोग कहानी कैसे लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये सब करते करते कहानियाँ पढ़ते पढ़ते एक शौक पैदा हुआ। और फिर जब थोड़ा सा कॉलेज की अवस्था में पहुँचे, स्कूल क्रॉस करके कॉलेज में पहुँचे, तो दिमाग में सवाल आने लगे, व्यवस्था पे सवाल जो है वो परेशान करने लगे कि ऐसा है तो क्यों है, और इसका कोई समाधान क्यों नहीं है, और क्या जो व्यक्ति है वो क्या इस पीड़ा को भुगतते रहने के लिए ही बना हुआ है। तो जहाँ सवाल पैदा होने लगे व्यवस्था पे या किसी व्यक्ति पे या किसी घटना पे या किसी की कही कोई बात पे, तो वहाँ से मन में फिर एक कहानी पैदा होने लगी कि इसको कैसे शब्दों में आकार दिया जा सकता है। तो मेरी सबसे पहली कहानी 2013 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है हिंदी साहित्य जगत में। और वो कहानी गांठे उसका शीर्षक था, और आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत कोई बचपन से ही उस कहानी का बीज एक तरह से दिमाग में पड़ गया था, लेकिन वो कोई आकार नहीं ले पा रहा था। तो धीरे 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 जब उसको कहानी को थोड़ा चारों तरफ से आप देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या घटनाक्रम था, क्या परिस्थितियां थी, क्या किस तरह की मानसिकता उसमें इन्वॉल्व थी जो कथा के पात्र हैं। तो उस तरह से फिर उसको कहानी ने आकार लेना शुरू किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप शायद सभी लेखकों के साथ ऐसा होता है कि दिमाग में एक बेचैनी रहती है, कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में आया और जब तक आप उसको लिख नहीं ले तो वो आपको अंदर ही अंदर आपको वो परेशान किए रखता है। तो कहानी लिखने की बहुत पहले से मन था, लेकिन एक मिसकंसेप्शन या एक गलत अवधारणा मेरे दिमाग में ये थी, जो मैं अपने श्रोताओं के साथ भी साझा करना चाहती हूँ, कि मुझे लगता था कि अरे कोई छापेगा नहीं, कि मैं लिखूंगी भी तो कोई छापेगा नहीं, क्योंकि मेरी किसी से जान पहचान नहीं है, मेरी किसी संपादक से कोई करीबी नहीं है, मैं साहित्य जगत में किसी को जानती नहीं हूँ। तो ये फिर मेरी एक मित्र थी, उन्होंने प्रेरित किया कि नहीं, आप लिखिए इसको, आप इसको कंप्लीट करिए। उसने बीच बीच में सुझाव भी दिए कि आप यहाँ इसको थोड़ा सा चरित्र को विस्तार दीजिए या घटनाक्रम को विस्तार दीजिए। तो वो मेरी पहली कहानी जो है वो बाल यौन शोषण पे थी। कहानी संग्रह रब्बी है, उसमें भी वो कहानी है। तो जब मैंने हंस में भेजी तो मुझे लगा कि उनका इनकार का ही जवाब आएगा, लेकिन बहुत जल्द उनका यहाँ से मुझे ईमेल आया कि आपकी कहानी सेलेक्ट हो गई है। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने अगर मेरी कहानी स्वीकार की है तो ज़रूर उसमें कुछ ऐसा रहा होगा, और एक अपने पे भरोसा भी हुआ कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। तो उसके बाद फिर लिखने का सिलसिला चल पड़ा। हालांकि 2-3 साल तक कुछ नहीं लिखा। उसके बाद फिर एक और ऐसा ही सब्जेक्ट सामने आया जिसपे मुझे लगा कि मुझे इस पर लिखना चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। निश्चय। जब हम बचपन में नानी के यहाँ जाते थे तो सुबह सुबह खेत जाते थे, खेतों में जाते थे घर के लोगों के साथ। तो रास्ते में एक घर पड़ता था जहाँ एक बहुत ही कमजोर सी बहुत दीनहीन तरह की महिला जो है बर्तन मांजती हुई दिखती थी।
जब सुबह खेत में जाते तो भी वो बर्तन मांजती हुई वहां बैठी होती थी, जब खेत से आते थे शाम को तब भी वो वहां बर्तन मांजती मिलती थी। तो मुझे लगता था, तब इतनी समझ नहीं थी, तो मुझे लगता क्या ये औरत सारे दिन बर्तन ही मांजती रहती है। फिर थोड़ा सा सवाल किए तो पता चला कि उसको बंगालो कहते हैं। मतलब वो जो उस घर का जो पुरुष था वो बंगाल से उस औरत को लेके आया था। ये आज से 40 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तब इस तरह की चीजें इतना आम नहीं थी कि दूसरे प्रदेशों में आप शादी करें या दूसरे प्रदेश से लड़कियां ले आए शादी के लिए। तो मुझे उसको देख उसकी उसकी जो उपस्थिति थी वहां बर्तन मांजते हुए वो मुझे परेशान करती रही कि कहाँ से आई होगी ये, और क्या उसके बाद ये कभी लौट पाई, और भाषा की इसको क्या दिक्कत आई होगी, कैसे उसने भाषा में बात की होगी। तो बाद में पता चला कि अ, उसके उसके 2-3 बच्चे हुए, और लेकिन उसके जो सास ससुर थे या उसका जो पति था, उन्होंने उसको बोल दिया था कि तुम अपनी भाषा में, मतलब बंगाली भाषा में इन बच्चों से बात नहीं करोगे। घर में ये हरियाणवी ही सीखेंगे, बाकी सब लोगों के साथ हरियाणवी में बातचीत करेंगे, लेकिन तुम बंगाली नहीं बोलोगी। तो मुझे ये सुनकर इतना क्या कहते हैं, सदमा जैसा लगा। कोई अपनी भाषा, किसी को आप उसकी भाषा से अलग कर दें, मतलब उसकी पहचान ही खत्म हो गई। वो कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस हम मातृभाषा की बात करते हैं, वो अपने बच्चों से उस भाषा में बात नहीं कर सकती। तो वहां से एक कहानी ने जन्म लिया जिसका शीर्षक था मोलकी। मोलकी अभी जो ये कुप्रथा कह लीजिए आप, हरियाणा में जिस प्रदेश से मैं ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ लिंगानुपात बहुत ज्यादा है। लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। तो अब दूसरे प्रदेशों से वो खरीद के ले आते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है, जो जितना ज्यादा खर्च कर सकता है उसी के हिसाब से। तो उनके साथ वो, उनको कोई अधिकार नहीं होता। उनको वोटिंग राइट तो इसलिए दिला दिया जाता है क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है, वोट उनका मायने रखता है। लेकिन इसके अलावा उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, ना संपत्ति में अधिकार है, ना उनका घर के घर के मुद्दों में कोई उनका कोई उनकी राय ली जाती है, ना वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोच सकती हैं, ना वो अपने बारे में कोई फैसला कर सकती हैं। मतलब कि एक सिर्फ वो एक उपभोग की वस्तु है कि आप एक पत्नी की तरह उसको भोग लें और अपने वंश चलाने के लिए आप उससे बच्चे पैदा करवा लें। इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं है उस परिवार में। और देखिए, झारखंड से आसाम से, बंगाल से, और आपके उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ से इतनी दूर दूर से लड़कियां लाई जाती हैं। तो उसकी उसको केंद्र बिंदु में रख के मैंने वो कहानी लिखी, मोल की, जिस पे आपने बताया कि उस पे काफी चर्चित रही वो। दिल्ली विश्वविद्यालय में उस पर नाट्य मंचन हुआ, रुड़की आईआईटी में भी हुआ। तो सर, ये रचना प्रक्रिया है कि जहाँ भी सवाल उठते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। जैसे एक घटना, हम चांदनी चौक का नाम आपने सुना होगा। चांदनी चौक दिल्ली में बहुत बड़ा बाजार है। वहाँ मैं किसी काम से गई थी, तो मैंने वहाँ देखा एक रिक्शा वाले बहुत हैं वहाँ पे, जो सामान ढोने का काम करते हैं। तो एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा के ऊपर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। तो मैं ऐसे ही उसको देखते हुए सोचती रही कहाँ से आया होगा, पीछे क्या क्या छोड़ के आया होगा, फैमिली, बच्चे, माँ बाप, अपना सामाजिक परिवेश, अपने दोस्त मित्र छोड़ के आया होगा, और क्या सपने लेके वो आया होगा यहाँ। क्या वो उसके सपने पूरे हुए, और ये क्या ये इतना कमा पाता होगा कि ये साल 2 साल में कभी एक बार जाके अपने घर परिवार से मिल सके। तो उस पे वो कहानी थी कंजिया, जो आपने पढ़ी होगी। जी। तो इस तरह से मतलब जहाँ भी सवाल खड़े होते हैं, जहाँ भी एक दिमाग परेशान हो जाता है कि क्यों है ऐसा, तो वहीं से कहानी उपजती है फिर। किसी भी ऐसे सामाजिक विषय पर बात करते हुए ये बड़ा आवश्यक होता है, मुझे लगता है कि उस समस्या की जड़ को देख पाना और समझ पाना। जैसे आपने कहा, और आपके उपन्यास में और कहानियों में भी ये दिखता है कि रूढ़िवादी समाज में वो महिलाओं पर शोषण या लिंग अनुपात जिसका आपने उल्लेख किया है,
फलाने जिले में इस तरह की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? और जैसे मैंने शुरू में हरियाणा की बात कही है, तो आजकल ये हुआ है कि वो कन्याओं के गर्भपात के बारे में या उनके पैदा होने के पश्चात उनको मारने की बात यहाँ तक फैल गई है कि कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं हरियाणा के कि ऐसा कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस की भी मैंने ऐसी प्रस्तुतियां सुनी है जिनमें ये जिक्र था कि भगवान ना करे कि लड़की हो के हरियाणा में पैदा हो जाओ। मुझे पता है कि अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, किंतु हरियाणा ही सबसे कुख्याति क्यों हो गया है इस विषय में? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप उस परिवेश में पली बढ़ी है, लोगों की मानसिकता में ऐसा क्या है कि वहीं पर, या फिर हम ऐसा ना कहें कि सिर्फ वहीं पर, आपको क्या लगता है कि इस समस्या की जड़ क्या है? कि लोगों की सोच में, लोगों के प्रकृति में ऐसा क्या है कि उतनी कुरूप चीजें हमें देखने को मिलती हैं? बात की बात है या कन्या भ्रूण हत्या है, कोई भी लड़कियों से या महिलाओं से जुड़ी कोई भी बुराई जो है सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। इस तरह की घटनाएं आपके उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में और इवन जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, खास तौर से जो ऑनर किलिंग है। लेकिन हरियाणा में एक आज से करीब आप ये समझ लीजिए कि 10-15 साल पहले लिंगानुपात बहुत कम हो गया था। मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 800 या 820 इतने तक कम थी। तो एक उसको इसलिए इतना हाईलाइट किया गया कि उस समस्या पर ध्यान जाए और उसको सुधार के लिए कुछ प्रशासन के स्तर पर कुछ कदम उठाए जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि मतलब इस मुद्दे को इतना ज़्यादा प्रसारित किया गया, जिसकी वजह से केंद्र, मतलब हमारा जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, उनका ध्यान उसकी तरफ गया और प्रयास किए गए। जो फीमेल फिटिसाइड, जो लिंग प्रसव पूर्व जो लिंग जांच होती है, उन केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो इलीगली ऑपरेट किए जाते हैं। हालांकि ये खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी वहाँ काफ़ी इस तरह के केसेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समस्या सिर्फ हरियाणा में नहीं है, बस वो एक खास टाइम फ्रेम में हरियाणा पे ज़्यादा फोकस किया गया, इस वजह से वो हाईलाइट हो गया। अदरवाइज ये बाकी स्टेट्स में भी समस्या है। और उसका एक कारण जो आप पूछ रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि महिलाओं को आज भी समाज में बराबर का दर्जा नहीं है। महिलाओं को आज भी एक उपभोग की वस्तु माना जाता है कि शादी किया, बच्चे पैदा किए, इसके अलावा महिलाओं की भूमिका सामान्यतः घरों में नहीं होती इससे अधिक। तो जब तक ये असमानता, जब तक उनको इंसान नहीं समझा जाएगा, महिलाओं को, कि वो भी पुरुष के बराबर एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, संपूर्ण उनका अस्तित्व है और उनकी भी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनके अधिकार पुरुषों के समान हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार होगा। तो सामाजिक बुराइयों को खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। वो परिवर्तन जो है धीरे-धीरे आता है। जी, आपका उपन्यास जिंदा रहने की जिद, वो मैंने पढ़ा तो सबसे पहले भाषाई तौर पर मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी रुचि होती है और आपने वो एकदम हरियाणवी स्वाद के साथ प्रस्तुत किया उस उपन्यास को। तो
बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ना। और आपने ये भी कहा था कि ये कहानी कुछ वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। तो क्या आप हमें थोड़ा-सा इस उपन्यास की कथा वस्तु और उसके पीछे घटित हुई घटनाओं के बारे में बता सकती है, इस उपन्यास के उत्पन्न होने की कहानी? जैसा कि ऑनर किलिंग पे आधारित है ये उपन्यास। और हरियाणा में इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं और अभी भी होते हैं। एक 90s के दशक में एक केस हुआ था, मनोज और बबली केस। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की तरफ का केस है और बहुत चर्चित रहा था। चर्चित इसलिए रहा था क्योंकि हत्या जो है लड़के और लड़की की, मनोज और बबली की, बहुत नृशंस तरीके से की गई थी, बहुत बर्बर तरीके से। और उसमें ये हुआ था कि मामला बहुत आगे तक गया और उस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ये मामला। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले के जो आरोपी थे, लड़की के पिता, लड़की के परिजन, उनको बहुत कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद से ही इस मुद्दे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो आए दिन इस तरह के, क्योंकि मैं समाचार जगत से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो घटनाएँ इस तरह की सामने आती रहती हैं कि आज इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया, आज उस गाँव में ऐसा घटना हो गई। और एक अभी 2018 का, शायद 2018 या 19 के आसपास का केस है। एक गरनावठी गाँव है हरियाणा में, वहाँ एक केस हुआ था। लड़के को उसमें भी क्या होता है कि ये निर्भर करता है कि कौन कितना दबंग है। अगर लड़की वाले दबंग हैं तो उनका पलड़ा भारी होता है, लड़के वाले दबंग हैं तो उनका पलड़ा भारी होता है। तो उसमें क्या था कि लड़की के जो परिवार था वो बहुत खाता पीता समृद्ध परिवार था और दबंग था। तो और लड़का थोड़ा आर्थिक उसकी स्थिति कमजोर थी। तो जब प्रेम संबंध का खुलासा हुआ, पता चला, तो लड़की वालों ने लड़के के घर जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे पूरी पब्लिक के सामने। और लड़की को भी शायद उन्होंने मार दिया था, दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह के केसेस आए दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हर 3-4 महीने में एक केस आपको इस तरह का सुनने में आएगा। और सेम यही चीज़ें जो हैं आपको वेस्टर्न यूपी या ईस्टर्न यूपी में भी देखने को मिलेंगी। वहाँ से भी बहुत इस तरह के समाचार आते हैं कि प्रेमी युगल को फांसी लगा दी गई, या प्रेमी युगल को मारकर फेंक दिया गया, या उनको जहर दे दिया गया। तो लेकिन आप क्या होता है, जब समाचार आप दूसरे के बारे में पढ़ते हैं तो वो आप विचलित तो होते हैं। एक इंसान होने के नाते आपकी संवेदना को जोड़ देते हैं वो। लेकिन जब उसको लेके आप एक समाचार की तरह लेते हैं और थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन कोई घटना जब आपके बहुत करीब होती है तो आप उससे बहुत तरह से जुड़े हुए हैं। जब मेरे अपने परिवार में मेरी एक बहुत करीबी रिश्तेदार के साथ इस तरह की घटना हुई, तो पहले मुझे पता चला कि दोनों का अफेयर है। मुझे कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि बच्चे लड़का लड़की साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई नयापन नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि पूरा परिवार जो है उसके खिलाफ है इस संबंध के। और लड़की को बहुत समझाया गया कि या तो तुम मान जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लड़की नहीं मानी, लड़की इसी बात पर अड़ी रही कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है। उसके बाद जब वो नहीं मानी तो परिवार के लोगों ने फैसला किया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और मेरे परिवार में सब ठीक-ठाक पढ़े-लिखे लोग हैं, और इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक सामान्य संवेदनशीलता जो एक इंसान में होनी चाहिए, उतनी उन सब में होगी। उसके बावजूद जब उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसने मुझे बहुत आघात पहुँचाया। क्योंकि समाचार बाकी अब तक मैं दूसरे लोगों के बारे में समाचार सुनती आ रही थी, लेकिन जब देखा कि मेरे अपने परिवार के लोग इस मामले में इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, उनका ये रवैया होगा, तो मुझे बड़ा बहुत शॉकिंग था मेरे लिए ये।
कि अपने ही बच्चे को, अपने खून को 8-10 लोग मिलके घर परिवार के कैसे, एक तो निस्सहाय हो जाता है इंसान कि जब आपको भीड़ घेर ले और आप कुछ ना कर पाएँ, और उसमें भी ऐसा कि जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ़ एक सामाजिक रूढ़ी है, या आप ये कि आपकी पसंद उनकी पसंद से मेल नहीं खाती, या ये कि आपने इसमें ये होता है कि अगर लड़की इस तरह का कोई कदम उठाती है, तो एक तरह से वो पुरुष सत्ता को चुनौती है सीधे-सीधे, जो हम्म, उसके भाई हैं, पिता हैं और बाकी रिलेटिव हैं परिवार में। तो वो उसको एक चुनौती की तरह लेते हैं कि अच्छा ये इसकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि वो एक स्वतंत्र इकाई के तरह से कैसे सोच पाई। हम्म, और यही जो वो चुनौती जब उनके सामने आती है तो वो उसको वहीं क्रश कर देना चाहते हैं। तो सौभाग्य से वो जो मेरी रिश्तेदार थी, वो लड़की बच गई थी, समय रहते उसको बचा लिया गया। उसके कुछ और परिजनों ने, कोई दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने हस्तक्षेप करके उसको बचाया। और लेकिन उस घटना के प्रति मेरे परिवार का जो दृष्टिकोण था, जो उनकी राय थी, उसने मुझे उस कहानी को लिखने पे मजबूर किया कि मुझे इस पे हम्म, लिखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है समाज में। और इसकी जड़ें सिर्फ इतनी ऑनर किलिंग से जुड़ी हुई नहीं है कि ये परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई है तो इसलिए उसको मार दिया जाए। इसमें बहुत सारे कारक हैं। तो सबसे पितृसत्तात्मक जो समाज है, सबसे पहले तो वो सोच है। दूसरा, औरत को या लड़की को एक वस्तु मानने की, कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये इसको मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, इसके बारे में इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मैं करूँगा, इसको शादी कहाँ करनी है ये मैं डिसाइड करूँगा, इसको पढ़ाई क्या करनी है ये मैं डिसाइड करूँगा, इसको कहाँ तक पढ़ाई करनी है वो भी मैं डिसाइड करूँगा। मतलब उसको सपने भी देखने हैं तो उतने ही सपने देखने हैं जितने की परमिशन घर के पुरुष लोग देंगे। हम्म, तो ये बहुत सारे कारक हैं, कोई एक कारक नहीं कह सकते कि उसके लिए, ऑनर किलिंग के लिए किसी एक कारक को आप जिम्मेदार ठहराएं। पूरी मानसिक सोच, सामाजिक सोच इसमें शामिल होती है। हम्म। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि संवेदना की उतनी कमी वो कैसे कैसे हो सकती है पितृ पितृसत्ता के रखवालों में कि वो ये महसूस ही ना करे या अनुभव ही ना करे कि उनको ये लगे भी नहीं कि लड़की के कुछ अपने भाव होते हैं, अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छाएं होती हैं। तो ये अमानवीयता कहाँ से आती है, वो ये तो आपसे प्रश्न नहीं है, ये मैं सोच रहा हूँ और चौंक रहा हूँ कि इतना सारा सुनने देखने के बाद, जैसे आपने सही कहा, ना केवल हरियाणा में और ना केवल भारत में, वो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इस प्रकार की प्रवृत्तियां जब देखने को मिलती है तो मानवता पर बड़ा बड़ा प्रश्न उठता है। और मेरा एक ये प्रश्न है कि आपकी जो नायिका है इस उपन्यास की, जो लड़की है जिसके साथ ये सब कुछ घटित होता है, क्या आपने जानबूझकर उसका नाम दुर्गा रखा, क्योंकि दुर्गा वो एक योद्धा महिला होते हैं जो लड़ाई करने में सक्षम होते हैं, जो चुनौती देती है राक्षसों को, तो ये नाम सोच के रखा होगा आपने? हाँ, इसके पीछे हाँ, ये मैंने बहुत सोच समझ के मैंने उसका नाम दुर्गा रखा, क्योंकि दुर्गा जो है, दुर्गा देवी है, शक्ति का प्रतीक है। और जो राक्षसी ताकतें हैं, उनके खिलाफ वो खड़ी हो सकती है, उनका हम्म, मुकाबला कर सकती है, उनको खत्म कर सकती है। तो इसीलिए जो उसका नाम शक्ति का प्रतीक, मतलब जैसे कहानी जहाँ से शुरू होती है कि एक बच्ची होती है, पैदा होती है, हम्म, उसके बाद उसको घड़े में बंद करके और जिंदा दफन कर दिया जाता है शमशान में जाके। हम्म, और घंटों बीत जाने के बावजूद वो
जब उसको निकाला जाता है तो वो जिंदा होती है। तो उसकी ताकत, उसके प्रतिरोध का आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जमीन के नीचे दबे, इतने घंटे दबे रहने के बाद भी वो वहां से सही सलामत जिंदा निकल आई। तो उसमें जिजीविषा तो थी। और कहानी जहाँ नरेटर के साथ शुरू होती है, वो खुद अपनी कहानी बता रही है, तो वो इसी 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 सोच के साथ उसका नाम दुर्गा रखा गया कि उसको समाज में, जिस समाज में वो जिंदा तो बच गई है, लेकिन जिस समाज में उसको आगे सरवाइव करना है, वो समाज कितना क्रूर है, कितनी क्रूरता उस समाज में है, कितनी अमानवीयता उस समाज में है। तो ऐसे समाज में आपको अपने आप को बचाए रखने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको जिस जिद के साथ खड़े होना होगा, वो उस ताकत के साथ ही संभव है जो ताकत देवी दुर्गा में है। इसको एक सामान्य नाम भी दिया जा सकता था, अनीता, कविता, गायत्री, सुमित्रा, कोई भी नाम दिया जा सकता था, लेकिन उसके इसीलिए कि आगे समाज इतना कठोर है कि अगर उस कठोरता के मुकाबले ही उसमें ताकत नहीं होगी तो वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। जी, निश्चय ही बड़ा सुंदर और सार्थक नाम आपने रखा आपकी नायिका का। और उसमें वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति बचपन से ही दिखाई है, और एक सुधार वाली सोच है उसकी कि वो स्वयं मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ने में रुचि होते हैं। मतलब समाज सुधार उसके उसके चरित्र में पहले से मौजूद, और शायद एक विद्रोह के रूप में विकसित हुआ है। क्योंकि नरेश जी ऐसे कहते हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से ये होता है कि जीवन में बचपन में पैदा होने के तुरंत बाद हमें जो अनुभव मिलते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम होते हैं, वो बहुत उसका गहरा प्रभाव होता है हम पर। तो यदि एक बच्ची को उसके पैदा होने के बाद जिंदा दफनाने की कोशिश की जाती है, और ऐसा नहीं है कि शायद बुद्धि के स्तर पर तो उसको सब कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन भावों, संवेद या अनुभूतियों के स्तर पर उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और बहुत गहरी छाप रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस घटना के बाद वो फिर उसका एक ही रास्ता था, विद्रोही बनना, क्योंकि इसके साथ बड़ी विनम्र और समाज के अनुसार रहने वाली लड़की वो बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि यूं कह सकते हैं कि समाज ने उसको मार ही दिया था, बस वो असफल रहा है इसमें। तो अब वो आते हैं दुर्गा के रूप में और चुनौती देते हैं इस राक्षसों के समाज को, जितना उससे हो पाता है। तो उसके साहस को श्रेय देना बनता है। और इस सब के पीछे, इस सब की पृष्ठभूमि में मेरा ये आश्चर्य बनना रहता है, वो शायद एक ऐसा सामाजिक पहलू है जिसकी जड़ों पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था से थोड़ा बाहर हूँ, तो हर बार ऐसा कुछ सुनने पर मुझे असमंजस होता है कि इसमें मुद्दा क्या है। ये बिरादरियों वाला, ये जाति भेद, ये दूसरी जाति में अपनी बेटी को नहीं देने की जिद, ये क्यों होता है? इसमें क्या ऐसा रखा है अपनी जात, अपनी बिरादरी को शुद्ध बनाए रखने में? इस बात पर
उतने उतनी अकड़ क्यों होते हैं लोगों को कि वो मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं आपकी दृष्टि से? गाँव में जो गाँव एक बहुत छोटी इकाई होता है। सब लोग एक-दूसरे को जानते हैं और ना सिर्फ़ एक-दूसरे को जानते हैं, बल्कि किस परिवार के कहाँ-कहाँ रिश्ते हैं, किस परिवार की बेटी कौन से गाँव में ब्याही है, उसके उस परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं, इवन उन लोगों को भी वो आपस में जानते हैं। तो एक बहुत क्लोज़ निट सोसाइटी होती है गाँव। उसमें क्या होता है कि आप ऐसा नहीं होता कि जैसे शहर में हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, दिल्ली में या बॉम्बे में हम 10 साल से रह रहे हैं। वहाँ लोग पीढ़ियों से रहते हैं। 200, 300, 400, 500 साल से लोग एक ही जगह पे रहते चले आ रहे हैं। तो उनका एक अपना वो जो क्या कहते हैं उसको, एक अपना एक इंटरनल क्लैश होता है सोसाइटी का। उसमें और उसमें ज़मीन जो है, ज़मीन जायदाद और उसके बाद जो है घर की बहुएँ और लड़कियाँ, वो क्या कहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा का पैमाना मानी जाती हैं, कि आपकी ज़मीन पर कोई दूसरा नज़र ना डाले, आपकी घर की बहू पर, बेटी पर कोई दूसरा नज़र उठा के ना देखे। तो ये एक उसको संपत्ति माना जाता है। जितना मुझे समझ है, जितना मैंने उस समाज को इतना करीब से देखा है, तो वो समाज नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर जाएँ। और दूसरी बात एक और होती है, जैसे जब ये केस हुआ तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये इतनी बड़ी क्या बात है, आप शादी कर सकते हो उस लड़के के साथ, जो दूसरी कास्ट का है। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसी पागलों जैसी बात करती हो, कैसे शादी की जा सकती है? तो वो बोले कि लड़की को तो ठीक है शादी करके भेज देंगे और वो चली जाएगी, उससे वो कभी संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद उनको या तो ये होगा कि जो बाकी फैमिली है वो उनको जात से बाहर कर देगी, मतलब उनका बहिष्कार कर देगी कि उनसे किसी तरह का संबंध ना रखा जाए। उनके साथ किसी तरह का मतलब उनको किसी भी कोई भी उनसे रिश्ता ना हो, उनके सामाजिक समारोह में, विवाह में, शादी में, मरने-जीने में कोई उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई उनके यहाँ जाएगा नहीं। तो एक सोशल बायकॉट उसका हो जाएगा। दूसरी बात कि उस जिस परिवार की लड़की है उसको आने वाली कई पीढ़ियों तक ये कलंक झेलना पड़ेगा कि इनकी लड़की जो है, एक दूसरी जाति के लड़के के साथ इन्होंने शादी कर दी थी या सरेंडर कर दिया था या वो खुद भाग गई थी। तो ये एक सामाजिक कलंक की तरह उनके परिवार के साथ जुड़ जाएगा और इस सामाजिक कलंक को कभी भी किसी भी इसका कोई उपाय नहीं है कि उसको साफ किया जा सके। तो ये जो समाज में नीचा देखने से बचने के लिए, बिरादरी के सामने सर उठाकर चलने के लिए, वो समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियाँ जो है उनके नियंत्रण में रहें। लड़कियाँ घर से बाहर निकलें तो उनकी मर्ज़ी से निकलें, लड़कियाँ क्या पहने ये उनकी मर्ज़ी से पहने। यहाँ अभी वेस्टर्न यूपी में एक जगह है बागपत और वहाँ अभी वहाँ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार इस तरह के पंचायतों ने फरमान जारी किए हैं कि लड़कियाँ जो है मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगी। उनको लगता है कि मोबाइल फ़ोन रखने से लड़कियाँ बिगड़ती हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है कनेक्ट बहुत ईज़िली आपको कनेक्टिविटी देता है दूसरे पक्ष के साथ और वो सीक्रेट भी है। आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आप आराम से आप एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो उनका कहना है कि इससे वो ये नहीं देखते कि इससे वो कुछ सीख भी रही हैं, वो कुछ अपने सशक्तिकरण भी हो रहा है उनका। उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनको लगता है कि फ़ोन से लड़कियाँ बिगड़ जाएँगी। पहले कहा जाता था कि लड़कियों को कॉलेज मत भेजो, लड़कियों को पढ़ाओ मत, नहीं तो बिगड़ जाएँगी। क्योंकि वो उनको एक स्वतंत्रता मिलेगी। तो मोबाइल फ़ोन जो है एक स्वतंत्रता है। आपको संपर्क करने के लिए वो आज़ादी देता है, आपके स्पेस का जो दायरा है उसको और बढ़ाता है। तो इसलिए वो एक फरमान जारी किया जाता है कि फ़ोन रखने से लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, तो उनको मोबाइल फ़ोन तक उनकी एक्सेस ना हो। लड़कियाँ जीन्स पहनने से बिगड़ जाती है, तो ये फरमान जारी कर जाता है, लड़कियाँ जीन्स नहीं पहनेंगी, लड़कियाँ बिना सर ढके घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो
ये जो बंदिशें हैं, ये बंदिशें ही जो हैं सब समस्याओं की जड़ है। क्योंकि हुँ, एजुकेशन से क्या हुआ है कि जो महिला पक्ष है, वो उसकी बुद्धि का विस्तार हुआ है, उसकी सोच का विस्तार हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले जो है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसकी सोच उतना उसका दायरा नहीं बढ़ा है। वो हुँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीज़ों को, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। स्पेशली जब वो परिवर्तन लड़कियों से जुड़े हों, लड़कियों की आज़ादी से जुड़े हों। हुँ। जी, एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि जब दूसरे परिवार में या दूसरी बिरादरी में लड़की ब्याही जाती है तो इसमें नाक कटने की कौन-सी बात है और वो कौन दुष्ट है जो फिर बुरी नज़र से इस परिवार को देखते हैं या इसका निरादर करते हैं। वो मुद्दा समझना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए और मैं आशा रखता हूँ कि अ, उस समाज के लोगों के लिए भी ये अ, आश्चर्यजनक होता जाएगा, मतलब उनको ये अजीब होता होगा कि जिसको हम नॉर्मल समझते थे वो सच में उतनी बड़ी मूर्खता है, हम सीधे बोले तो। तो नरेश जी, किंतु ये देखा गया है कि आप एक आशावादी लेखिका भी हैं, क्योंकि आपकी आपके इस उपन्यास का सुखांत है, जो कि मुझे लगता है इस उपन्यास को प्रेमचंद परंपरा से थोड़ा भिन्न बनाता है, क्योंकि अधिकतर प्रेमचंद की कहानियों में तो हमें या तो दुख अंत मिलेगा या फिर खुला अंत मिलेगा कि हम सदमे में रह जाए, हम सोच में पड़ जाए। आपने तो अपनी नायिका को सुखांत प्रदान किया और यह दिखाया कि इस प्रकार की स्थितियों का भी सकारात्मक तरीके से सुलझाया जाना संभव है। तो जैसे आपने कहा था कि जो वास्तव में घटना घटित थी उसमें भी लड़की बच गई है, किंतु ये जो उसका सफल प्रेम विवाह हो गया है क्या, ऐसा भी देखा गया है वास्तव में, या ये आपकी कल्पना है, ये आपका संदेश है समाज के लिए? जो वास्तविक घटना थी उसमें आपने ठीक कहा कि नायिका बच जाती है, लड़की बच जाती है। तो और दूसरा ये कि पहले मैंने सोचा कि इसको एक सवाल पे ख़त्म कर दिया जाए हम्म, कि वो नायिका जो है व्यवस्था का शिकार बन जाती है, मार दी जाती है और वहीं पे कहानी ख़त्म कर दी जाए और एक सवाल खड़ा हो, समाज सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। या ये कि एक ये संदेश देने के लिए कि समाज अभी भी कितना मजबूर है कि वो इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये हथियार डालने जैसी बात होगी। हम्म, हाँ, तो जो इसको पढ़ेगा, स्पेशली जो लड़कियाँ पढ़ेंगी, उनको लगेगा कि इसका कोई समाधान नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा भी अंत यही होगा। तो हम्म, सकारात्मक संदेश देने का मतलब सकारात्मक नोट पे जाके उसको ख़त्म करने का पर्पज़ यही था, ये संदेश देना कि समाज कितना ही क्रूर हो या कितनी ही बर्बरता क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और रास्ता निकलता है। हम्म, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी कोई ना कोई रास्ता खुला रहता है। तो उम्मीद बनाए रखने के लिए, एक सकारात्मक संदेश देने के लिए उसका एंड मैंने इस तरह से रखा। और बिहार से अभी कुछ दिन पहले बिहार से एक मेरी पाठक है, उनका मेल आया मुझे। उन्होंने बीटेक की स्टूडेंट हैं वो, उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा और इसको उपन्यास को पढ़ के मेरे अंदर जो मैं कुछ बनना चाहती हूँ, उसकी एक वो आग और ज़्यादा भड़क गई कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। हम्म, और
उसका कहना था कि हर लड़की को ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक पाठक की भी अगर प्रतिक्रिया ऐसी है, एक पाठक को भी अगर वो कहीं से प्रेरित कर सकती है मेरी कहानी, मेरा लिखा हुआ, तो मैं समझूँगी मैं सफल हो गई हूँ उसको लिखने में। और आपने सवाल नहीं किया है, लेकिन मैं इस उपन्यास के लिखने की जो प्रक्रिया थी उसको थोड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जी। जब ये मेरे परिवार में घटना हुई, तो उससे पहले से मैं खाप पंचायतों पे कोई लिखने का सोच रही थी, क्योंकि खाप पंचायतें बदनाम है इस बात के लिए कि वो इस तरह के फरमान जारी करती हैं कि सेम गोत्र में एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। अगर लड़का-लड़की एक ही गोत्र से ताल्लुक रखते हैं तो उनको मार दिया जाए या उनको जाति से बाहर कर दिया जाए। ज़्यादातर केसेस में तो यही कि उनको मार दिया जाए। तो मैं खाप पंचायत पे किताब लिखना चाहती थी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको एक कारण क्या है, इसको समझने के लिए कि लोग एक उसको पूरा संपूर्णता में समझ सकें। तो इंडियन वुमेन प्रेस क्लब है दिल्ली में, वहाँ किसी दोस्त ने मुझे, जो मेरी प्रकाशक हैं मीरा जौहरी जी, राजपाल एंड सन्स की मालकिन हैं वो, तो उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात करवाई और उन्होंने कहा कि ये भी पढ़ती लिखती रहती हैं, तो उन्होंने पूछा आजकल क्या लिख रही हैं? तो मैंने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, कुछ कहानियों पे काम किया है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे-ऐसे खाप पंचायतों पे लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कथेतर लिखिए या इस पे उपन्यास लिखिए, आप जो भी लिखिए हम ज़रूर छापेंगे। और उसके बाद लेकिन उससे बड़ा मुझे क्या कहते हैं उसको, मेरा उत्साहवर्धन हुआ कि हाँ, एक प्रकाशक तो पक्का हो गया है कि हाँ, छप जाएगा। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड में थोड़ा टाइम मिला चीज़ों को और गहराई से सोचने समझने का। तो उसके बाद फिर जब मैंने मीरा जी को इसकी पांडुलिपि भेजी, तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी कि हाँ, हम इसको छापेंगे। और ये अभी इंटरनेशनल बुक फेयर जो दिल्ली में हुआ था जनवरी में इसी साल, तो उसमें ये उपन्यास आया है। ये तो बड़ी सुंदर बात है। और अभी इस उपन्यास को हम आपकी शायद सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि मान सकते हैं, किंतु इसके अलावा आपने कई कहानियां भी लिखी है जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, और एक कहानी का तो आपने भी उल्लेख किया है, कंजिया, जो कि सच में लगता है कि उसी परंपरा से आ रही है जो प्रेमचंद जी ने स्थापित की थी। किंतु आपकी कहानी संग्रह का शीर्षक जो है वो दूसरी कहानी से पड़ा है, रब्बी करके। तो हमेशा हम जब कहानी संग्रह का शीर्षक रखते हैं तो उस कहानी का नाम लेते हैं जो हमें इस संग्रह में सबसे प्यारी या सबसे प्रभावशाली लगती है। तो इस रब्बी नाम की कहानी के बारे में बताइए थोड़ा, और आपसे ये अनुरोध होगा कि उसमें से कुछ गद्यांश हो सके तो पढ़ के सुनाइए। ये है कि मेरी जो ननिहाल है, वहाँ हम छुट्टियों में जाते थे, तो एक बहुत बड़ा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उसमें बहुत कभी-कभी वो खुलता था, तो हमें लगता, जब भी वो खुलता तो हमें लगता कि अरे कोई बहुत बड़ा कोई रहस्य खुल रहा है। तो हम सब बच्चे जो उस कमरे में घुस जाते थे और जो चीज़ें रखी होती थी, उनको छू-छू के देखते थे कि ये क्या है, ये क्या है? और उस कमरे में बहुत ऊँची छत थी उसकी और घुप अंधेरा होता था। तो वहाँ चीज़ें रखी रहती थी। तो पहले तो कोई ऐसा ख़ास कौतूहल पैदा नहीं हुआ, सिर्फ़ यही लगा कि हाँ, कुछ सामान रखा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते गए, तो सवाल ये दिमाग में आने लगा, ये किसका सामान है? क्योंकि ना तो ये कभी इस्तेमाल होता है। उसमें बड़े-बड़े आदमकद शीशे थे, आईना जिसको कहते हैं, बड़े-बड़े आईने थे, बड़े-बड़े टायर थे जो ट्रकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ईंट ईंट बनाने के साँचे थे उसमें, ब भारी-भारी रस्सियाँ थी। तो जब मैंने अपने नाना जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये एक उनके दोस्त थे, जो जिन्होंने ईंट भट्टा लगाया था, जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं, और वो चले गए तो उनका ये सामान है, कभी आएँगे तो ले जाएँगे। तो मैं यही सोचती रही। अच्छा, इस बीच में वो बहुत पार्टीशन के टाइम की कहानियाँ सुनाते थे।
तो उन्होंने जैसे बताया कि जो बहुत बड़ा आईना है, ये कोई गाँव में मुसलमान थे, जो पार्टीशन के टाइम चले गए, तो वो अपना कुछ सामान यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि हम थोड़े दिन बाद आ जाएँगे। तो जब आएँगे तो हम ये सामान अपना वापस ले लेंगे। एक बहुत बड़ा पलंग था, जो जैसे चारपाई होती है, चार से कम 4-5 गुना बड़ा था वो। और तो वो भी उनका ही पलंग था जो मुस्लिम परिवार चला गया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको देख के मेरे मन में ये एक सवाल पैदा होने लगे कि कौन रहा होगा वो इंसान जिसको पार्टीशन के टाइम पे अपना सामान सब कुछ पड़ोसियों के घर में रख के जाना पड़ा, और किस उम्मीद से वो गया होगा। कितनी उसको उम्मीद थी कि मैं एक दिन में वापस आ जाऊँगा, और वो कभी लौट नहीं पाया। और आज तक भी उसका सामान उन्होंने सँभाल के रखा हुआ है, जबकि पता है कि वो नहीं आएगा कभी। हो सकता है कि अब वो इस दुनिया में ही ना हो। लेकिन किसी की अमानत को इस तरह से सँभाल के रखना, जब ये उम्मीद भी नहीं है कि वो नहीं आएगा, तब भी आप उसकी अमानत को एक ज़िम्मेदारी समझ के, एक फ़र्ज़ समझ के, उसके प्रति प्रेम समझ के, और उसके लिए ये चीज़ें कितनी कीमती हैं, ये समझ के आप उसके सामान को सँभाल के रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस ये सामान तो किसी काम का नहीं है, तो आप फेंक क्यों नहीं देते? बोले कि नहीं, कोई इतनी उम्मीद से सामान छोड़ के गया है, तो ऐसे कैसे फेंक दें? तो वहीं से वो कहानी मेरे दिमाग में बननी शुरू हुई। अच्छा, इस बीच उन्होंने बताया था कि पड़ोस का गाँव था, वो मुस्लिम बहुल था। तो जब पार्टीशन हुआ, तो यहाँ से लोग जो है, एक मोर्चाबंदी हो गई थी दोनों गाँव के बीच में, तो उनके गाँव के लोग वहाँ लड़ने के लिए जाते थे। और गाँव की औरतें जो हैं, बहुत बड़े-बड़े टोकरों में उनके लिए रोटियाँ सेक-सेक के भिजवाती थी वहाँ पे, खाने-पीने का सामान भिजवाया जाता था। तो उनके एक भाई जो है, उसी लड़ाई में मारे भी गए थे, जो मुस्लिम वर्सेस हिंदू उस टाइम हो गया था। तो वो घटनाक्रम जो था और वो सामान जो था, उन सबको सोच-सोच के एक कहानी पनपनी शुरू हुई दिमाग में, और वो फिर बस अ, लिखना शुरू किया, तो कहानी अपने आप अपना रास्ता बनाती चली गई। जी, तो थोड़ी-सी कथा वस्तु बताइए, क्योंकि ये कहानी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो अच्छा, गाँव है, और उसमें एक बहुत पुरानी हवेली है, और हवेली के जो मालिक हैं, वो लोग हवेली को खाली करके सालों पहले जो है, शहरों में जाके बस चुके हैं। और कोई विदेश में चला गया है, कोई दूर है शहर से। उसको उन्हीं में से एक जो है, उस परिवार का, वो कभी-कभी आते रहते हैं, हवेली की देखभाल के लिए, और जो ज़मीन है, जो उन्होंने बटाई पे दे रखी है, उसका हिसाब-किताब देखने के लिए। तो जो उनका केयरटेकर है हवेली का, वो उनको फ़ोन करता है कि हवेली जो है, बिल्कुल ढहने की अवस्था में चली गई है, और लोग बाग पीछे से सामान उठा के निकाल के ले जाते हैं, जो भी उसमें पड़ा हुआ है, तो आप आके एक बार इसको देख लीजिए। तो मदन बाबू हैं वो कैरेक्टर जो इसमें, वो आते हैं, हवेली को ठीक-ठाक करवाते हैं। फिर हवेली से जुड़ी उनकी यादें वो उसमें चले जाते हैं, बीते हुए समय में। वो याद करते हैं कैसे-कैसे हवेली में उनके बाबा कैसे रहते थे। हवेली में इतने ज़्यादा कमरे थे, किस-किस कमरे में कौन रहता था, किस कमरे में क्या सामान होता था, कैसे उस टाइम उनका बचपन था, उनके बाबा के साथ उनके संबंध कैसे थे, बाबा के गाँव के लोगों के साथ संबंध कैसे थे। तो यहीं पे वो अतीत में चले जाते हैं, और वो वहाँ से कहानी फिर आकार लेना शुरू करती है। रब्बी जो है, एक जुलाहा है गाँव में, और जो मदन बाबू के दादाजी हैं, उनके साथ वो उनका बहुत ख़्याल रखते हैं, बहुत अपनत्व रखते हैं। और इस बीच में फिर गाँव में बहुत प्यार-प्रेम है दोनों समुदायों में, दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच। कहीं कोई अनबन नहीं है, दोनों एक-दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होते हैं। फिर जब ये पार्टीशन की बात आती है, तो वहाँ आके कहानी अलग मोड़ लेना शुरू कर देती है। तो उसका मैं थोड़ा-सा आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। जी। अब तू क्या करेगा रब्बी? चिलम भरते रब्बी से पंडित परमानंद ने सवाल किया था। अब तू क्या करेगा? दादा, मैंने तो देखा नहीं पाकिस्तान। मेरे पुरखे तो इसी गाँव की मिट्टी में जन्मे
और यहीं की मिट्टी में मिल गए। अब इस मिट्टी को छोड़कर मैं अपनी मिट्टी खराब नहीं करूंगा। चिलम में रब्बी ने टिकिया टिकाई, तंबाकू भरा और चिमटे से हारे में से अंगारे उठा उठाकर तंबाकू पर टिकाने लगा। चिलम भर कर उसने पंडित जी को पकड़ाई। पंडित जी ने चिलम के निचले हिस्से में जोर का कश लगाया और अंगारे चमकने लगे। रबी ने उनके हाथ से चिलम ले हुक्के में लगा दी और नली पंडित जी की ओर बढ़ा दी। वो तो सब ठीक है रबी, लेकिन तुम्हारे घर परिवार के तो सब लोग चले गए, बीवी बच्चे तक चले गए। बिरादरी के सब लोगों के घरों में तो ताले अटके हैं। पंडित जी ने हुक्के का जोरदार कश लगाया तो पेंदे में गुड़गुड़ गुड़ की आवाज हुई। उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। यहां अकेली जान तू क्या करेगा और कब तक? पाए लागू दादा, मैं तो जुलाहा हूं, जहां भी रहूंगा जुलाहा ही रहूंगा। मियाँ जिन्ना मुझे तो गद्दी देने से रहे, तो फिर यही क्या बुरा हूं। मेरी ना जाने कितनी पुश्तें गांव के कब्रिस्तान में दफन हैं। अब इन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? रही बीवी बच्चों की बात, वे लोग भी वहां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। मुझे यकीन है देर सवेर वे लौट आएंगे, इसीलिए तो मैं नहीं गया। अच्छा दादा, चलता हूं, राम राम, सुबह फिर आऊंगा। अच्छा रबी, भगवान तुम्हारा भला करे। दादा, अब तो भगवान के ही भरोसे हूं, अल्लाह भी पाकिस्तान चला गया होगा। पंडित जी हुक्का पीते हुए किसी सोच में पड़ गए। रबी गठरी बगल में दबाकर चौखट से उठकर चल दिया। पंडित जी की नजरें रबी का पीछा करती लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखो तो समझ में आएगा वे कहीं दूर किसी अनहोनी की आहट सुन रही थी। जय सीताराम, रब्बी ने मंदिर के बाहर से गुजरते हुए जोर से आवाज लगाई। जय सीताराम, जय सीताराम। चबूतरे पर बैठे पुजारी जी ने जवाब दिया। क्या सोचा रब्बी? पुजारी जी ने सवाल किया। रब्बी चबूतरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं गरीब भला क्या सोचूंगा महाराज, सोचना तो बड़े लोगों का काम होता है। सुना है कोई जिन्ना साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। मेरे लिए तो वही काबा है जहां मेरे पुरखों की मिट्टी है। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूं, जिसे जाना है जाए, मैं तो यहीं रहूंगा। तुम एकदम सही कह रहे हो रब्बी, अपने गांव के तो रूख भी सगे लगते हैं, कहां बेगानों में जाओगे। रब्बी ने गठरी उठाकर सिर पर रख ली। पंडित परमानंद के घर से कता हुआ सूत लेकर आया था। अभी भादों का महीना शुरू हो जाएगा। कार्तिक आने से पहले पहले वो गांव के लोगों का काम खत्म कर लेता था। अभी बहुत काम है, रब्बी सोचते हुए जा रहा था। ताना चढ़ाना है, खेस बुनना है, फिर रंगाई करनी है, कितना तो काम पड़ा है। अब तो बच्चे और घरवाली भी नहीं है, रंगाई और ताने का सारा काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। रब्बी इस गांव का जुलाहा था। जुलाहों के 3 घर थे गांव में। एक तो उसके सगे भाई कुरडिया का था। दोनों भाइयों का निकाह सगी बहनों से हुआ था। यही तो खटराग था जान को। बड़ी बहन दबाव न डालती तो रुबैया कभी घर द्वार छोड़कर नहीं जाती। बहन की बातों में आकर उसका भी दिमाग खराब हो गया। देखो तो घरवाले को ही छोड़कर चली गई। वाह रे लुगाई की जात, रब्बी मन ही मन सोचता हुआ घर की ओर चला जा रहा था। कैसे कोई अपनी ही जड़ें उखाड़े। रब्बी पंडित परमानंद के खेतों में फसल कटाई का भी काम करता था। कुछ रंगाई कताई और कुछ खेत में मजदूरी करके उसका घर आराम से चल रहा था। इतना अनाज मिल ही जाता था कि परिवार पेट भर कर खा ले। ऊपर से पंडित जी बड़े रहम दिल थे। अड़ी भीड़ में परात भर अनाज तो ऐसे ही दे देते थे। पंडित परमानंद उससे कुछ खास ही स्नेह रखते थे। यही वजह थी कि गांव में अकाल पड़ने पर भी उसके घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ा था। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद नरेश जी। सच में हम आपकी बहुआयामी विषय वस्तु देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो सामाजिक वास्तविकताओं और एक समुदाय के अंदर जो कुछ समस्याएं पैदा होते हैं उस पर हमने
गहरी चर्चा की थी और ये आपकी कहानी तो एक नए स्तर पर हमें पहुंचाती है कि सामुदायिक, धार्मिक, राजनैतिक स्तर तक को हम छू पाते हैं इससे और इस पर भी विमर्श कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इन्हीं अनेक दिशाओं में आपकी साहित्यिक प्रतिभा दिखती रहे, आप रचती रहे, आपके विचार और संवेदनाएं लोगों तक पहुंचती रहे और इसमें हमें ये आशा दिखती रहे कि समाज सुधार की ओर बढ़ रहा है। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद नरेश जी। हम एक जुट खड़े होंगे आपके साथ समाज सुधार के लिए एक अलग सा मोर्चा बनाकर और आप जैसी लेखिकाओं की बड़ी आवश्यकता है इस समाज को और इस संसार को। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद यूरी जी। और मैं जन सरोकार मंच आपका और देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। नमस्ते। नमस्ते।